हरि ओम। सर्वरोगामलाश्रया। मल में ही, गंदगी में ही, डिपॉजिट्स में ही सारी बीमारियां इकट्ठी होती हैं। जैसे हमारी घर की नालियों में अगर पानी न बहाया जाए, फ्लशिंग ना हो, तो फिर गंदगी, बदबू, बीमारियां, कीटाणु सब पैदा होने लगते हैं। और शरीर में, मानव शरीर में अगर क्रियाशीलता बनी हुई है, अगर पंच तत्वों से उसका संयोग बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो उसके अंदर पारदर्शिता बनी रहती है और मल उसके अंदर इकट्ठा नहीं होते हैं। इससे हम निरोग बने रहते हैं। लेकिन सुविधाओं के बढ़ते युग में हम लोगों ने आराम, कभी हम आराम कहते थे उस बात के लिए कि हम अपने आप को डिवाइन विल के सामने सरेंडर कर दें। राम आए और हमारा चार्ज ले ले, राम भरोसे हम रहते थे। लेकिन अब आराम का मतलब है रेस्ट। और ये जो रेस्ट होने की आदत है, रेस्ट लेने की आदत है, इसने चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी बच्चियाँ हैं, चाहे युवा हैं या वृद्ध हैं, उन सब को एक ना एक बीमारी से घेरा हुआ है। और हम लोग ये चतुराई समझते हैं कि मैंने डिजीज़ का मैनेजमेंट किया हुआ है। मैनेजमेंट दवाई के सहारे से किया हुआ है। जिस दिन वो सारा हट जाएगा तो देखें क्या होता है। या फिर हमारी जो बीमारी है वो इतनी हावी होनी शुरू हो जाती है कि हम दवाइयों की भी पोटेंसी बढ़ाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि दवाई भी हमारी मदद नहीं कर पाते और डॉक्टर्स को भी ये कहना पड़ता है कि भाई अब ये एजिंग फैक्टर है या अब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। डॉक्टर्स हमारी मदद करते हैं सर्जरी के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी हमें उन्होंने राहत देनी ही देनी है, क्योंकि हम खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अश्मरी, आयुर्वेद में अश्मरी कहते हैं, और आप लोग उसको पथरी कह देते हैं, स्टोन कह देते हैं। ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो कब कहाँ एकदम परेशान कर दे आपको पता नहीं चलता। एकदम से गुर्दे में दर्द हो सकता है, एकदम से दाहिनी तरफ नीचे पसली के पास दर्द हो सकता है, और वो दर्द फैलता हुआ दाहिनी तरफ पीछे भी जा सकता है, ऊपर कंधे बाजू की तरफ भी जा सकता है। और ऐसी पीड़ा होती है कि बस पसीने पसीने हो जाते हैं आप, और आप ये नहीं समझ पाते कि ऐसे में करें तो क्या करें। तत्काल मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। उसमें तत्कालिक राहत देने के बाद वो आपका फिर चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं कि इसमें स्टोन है, किस साइज़ का है या कितने पीसीज हैं। वो सब चीज़ें आज हमारी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है और डायग्नोस्टिक्स हैं उसके द्वारा पता चल जाते हैं। लेकिन पता चलने के बाद फिर हम मैनेजमेंट में ही लगे जाते हैं। तो बहुत अच्छा तो ये हो कि जैसे घर की नालियों में एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो फिर नाली साफ़ रहती है। ऐसे ही अपने शरीर की जो नालियाँ हैं, प्रवाहिकाएँ हैं, सिस्टम्स हैं, उनको साफ़ करने का इंतज़ाम किया जाए। पथरी का रोग, चाहे वो गॉल ब्लैडर का है और चाहे वो किडनी का है, ये अलग बात है कि खिसकते विसकते कई बार वो यूरेथ्रा में आ जाता है, नालिकाओं में बहने लगता है या वहाँ पर अड़चन पैदा कर देता है और एक आपातकालिक समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो पथरी इकट्ठा होती है उसका मेन कारण यही है कि हम पानी कम पीते हैं, षड रस का सेवन नहीं करते हैं, यानी 6 तरह के जो रस हैं उनमें भेदभाव करके अपने टेस्ट के हिसाब से लेते रहते हैं। और इसमें भी विशेष रूप से जो सिट्रा है, जिसको हमारे साधारण भोजन में नींबू के रूप में हमको मिलता है, संतरे के रूप में हमको मिलता है, और सिरका इस रूप में हमको मिलता है, लेकिन हम उसको प्राय इग्नोर करते रहते हैं।
रूटीन फूड पर अपना जीवन हमारा चलता रहता है। पानी का कम लेने से जो डिपॉजिट्स हैं, ख़ासतौर से कैल्शियम का, मिनरल्स का, साल्ट का, यानी जब पानी कम पिएंगे तो नमक जो है वो बढ़ेगा, तो इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो स्टोन का रूप ले लेते हैं, पत्थरी का रूप ले लेते हैं। और अगर आपने देखा हो तो सचमुच बिल्कुल सॉलिड पत्थर जैसा होता है, वो हमारे शरीर में पैदा होता है। तो ये व्यायाम यानी शरीर की मशीनरी का चलना, शरीर एक मशीन ही तो है। इस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, जैसे कार में बैठे हैं, गाड़ी चलती रहेगी तो उसमें मेंटेनेंस जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी जितनी खड़ी हुई में जंग लगने के बाद में और फेल हो जाने के बाद में करनी पड़ती है। जो लोग नित्य योगाभ्यास करते हैं, नित्य शरीर शोधन की जो क्रियाएं हैं उनको करते हैं, तो उनको ऐसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होती हैं। मैं भी अगर अभ्यास छोड़ दूं, प्राकृतिक नियमों का पालन छोड़ दूं, तो फिर माफ़ी गुरुजी के लिए भी नहीं है। वहाँ पर जो प्रकृति के न्याय का, नियम का उल्लंघन करेगा उसको दंड मिलना ही मिलना है। वहाँ सब बराबर हैं हम लोग। तो इसलिए आइए हम सब लोग इस बराबरी का फ़ायदा उठाएं और प्रिवेंटिव मेज़र के रूप में योग को अपने जीवन का ऐसा हिस्सा बना लें, जैसे सोना है, जैसे खाना है, जैसे पीना है, हंसना है, गाना है, ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं। तो फिर हमको रोना, चिल्लाना, हाय तौबा करना नहीं पड़ेगा। अब हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो पथरी के रोग में प्रिवेंटिव मेजर हैं, यानी पथरी का रोग नहीं होने देते, और अगर हो गया है तो फिर उसे किस तरह से निकालने में सहयोगी हो सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जबकि पथरी बड़े साइज़ में बन चुकी है उस समय हम सोचें कि किसी आसन के करने से वो ठीक हो जाएगी। हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन अगर वो पथरी बड़े आकार में, नुकीले आकार में, आड़े टेढ़े आकार में है और उसको हम जो अल्ट्रासाउंड है उसके द्वारा जान भी लेते हैं, तो उस अवस्था में बिना टूटे अगर उस पथरी को हम खिसकाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, डॉक्टर्स भी कई बार कह देते हैं पड़ी हुई है, क्या मांग रही है, तुम प्रिकॉशंस लेकर के चलो ताकि ये आपको परेशान ना करे। तो उस समय में बड़ी हुई पथरी में अगर हम उसको छेड़छाड़ करते हैं तो उसका वहाँ से हिलना चलना हमें कई बार पेन भी दे सकता है। तो इसलिए योग को और मेडिकल सिस्टम को दोनों को साथ साथ चल के, क्योंकि हम दोनों का उद्देश्य है मानव का हित, उसके स्वास्थ्य की रक्षा, उसके सुख चैन को बना करके रखना, तो इस तरह हमें करना है। छोटी पथरियाँ अगर हैं तो वो कम में को निकल जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। साथ में हम जो खान पान का ध्यान रखेंगे वो भी पथरी को काट काट करके छोटा कर देता है, धीरे धीरे वो उसको निकाल भी देता है। यूरिन के रास्ते से भी निकलती है। गॉल ब्लैडर की जो पथरी है वो आपके स्टूल के रास्ते से भी निकलती है। तो इस तरह से हमें बहुत एहतियात के रूप में अभ्यास करना चाहिए। जो लोग निरोग हैं वो ये न सोचें कि अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई आज दिक्कत आएगी तो देखी जाएगी, तो वो फिर दिक्कत की कभी भी कितनी भी बड़ी आ सकती है। क्योंकि सामान्यतया 40 साल से ऊपर की आयु में पथरी रोग अधिक होता है, लेकिन अब ये सामान्यतया शब्द लागू इसलिए नहीं होता कि जब हम अपनी सहज जीवन पद्धति में चल रहे थे उस समय इस तरह की आयु के लक्षणों से पता चल जाता था, दर्द से पता चल जाता था, किसी को जॉन्डिस हो गया है, लिवर में इन्फेक्शन हुआ है, तब भी चेकअप करके पता चल जाता था। लेकिन अब की जो स्थिति है उसमें तो छोटी उम्र में, मैंने कहा ना, जो लोग श्रमशील नहीं हैं, मेहनतकश नहीं हैं, उनको इसका कभी भी खतरा बन सकता है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो मैं आपको अब यौगिक क्रियाएं बताऊंगा इसमें, वो आसन के रूप में हमको लेनी है। कभी कुछ क्रियाएं गति होती हैं, कभी कुछ क्रियाएं
षटकर्म के रूप में शरीर शोधन के नाम पर हम करते हैं। कभी कुछ क्रियाओं को जब हम श्वास के विशेष नियंत्रण के साथ करते हैं तो उनको हम प्राणायाम की श्रेणी में भी ले लेते हैं। लेकिन जब हम आसन कहते हैं तो आसन का मतलब है एक पर्टिकुलर स्थिति में रुकना और उस स्थिति में रुक करके निरंतर सहज अवस्था में बैठ करके श्वास चलते रहना। जैसे हम पद्मासन करते हैं तो पद्मासन में क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, मन को चित्त को शांत करके बैठेंगे और श्वास सहज चलता रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम कोई और भी आसन करेंगे तो उसमें भी ये न सोचें कि जी हमें फ़लाँ क्लास में तो ये बताया गया था कि सांस छोड़ते हुए जाना है, सांस लेते हुए आना है, सांस भर करके रोकना है, सांस छोड़ करके रोकना है। ये प्रयोग सही बात तो ये है कि अनुभव वृद्ध गुरु के मार्गदर्शन में क्योंकि किए जाने चाहिए, क्योंकि वो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी को भी जानते हैं, वो आपके शरीर की परिस्थिति को भी जानते हैं, आपकी आयु और आपकी जो हेरेडिटी है उसको भी जानते हैं कि इस परंपरा में किस किस तरह के रोग होते आए हैं। तो गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, इसको तो आप अकाट्य सत्य मानिएगा। वैसे भी हम बताते हैं कि इस बीमारी में फलां साल्ट की ज़रूरत है, लेकिन उस साल्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस एज के लिए कितनी होनी चाहिए, ये डॉक्टर लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। तो वहाँ पर सीधे कि इस दवाई का हमें पता ही है और गए और हमने केमिस्ट की दुकान से औषधि लेकर के खाना शुरू कर दिया, तो वो आपके लिए हमेशा ही हितकर हो ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी तुक्का लग जाता है कि हमने सही ऐसे लिया था बस ठीक हो गया, आप भी कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है। तो हमें एक्सपर्ट गाइडेंस, चाहे वो मेडिकल की एक्सपर्ट गाइडेंस है, सर्जन की एक्सपर्ट गाइडेंस है, गुरु की योगाभ्यास में गुरु की एक्सपर्ट गाइडेंस है, उसको लेकर के ही चलना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको आसन बताऊं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा खान पान का भी बता दूं। पहली बात तो मैंने बता दिया कि जिस व्यक्ति को स्टोन डायग्नोस हो गया है उसको तो अब ये करना ही करना है, लेकिन अगर जिनको स्टोन डायग्नोस नहीं हुआ है, स्टोन नहीं है, तो भी पानी खूब पीना है। एक व्यक्ति को गर्मी के समय दिनों में 5 से 7 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए और अगर सर्दियों के दिन हैं तो उसको 3 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। नींबू का प्रयोग अक्सर हम सब ऐसे ज़्यादा सभ्य हो गए हैं कि उसका खाना खाने के बाद में फिर हाथ धोने के लिए नींबू पानी में लेकर के, गर्म पानी में लेकर के हाथ धो लेते हैं और उसको सोचते हैं कि बस इसका यही उपयोग है। बड़ी नादानी है। हमको हमारे भोजन करते समय हाथ तो साफ़ हैं ही। मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि अगर मुझे कोई नींबू पानी देता भी है, यानी पानी में नींबू डाल करके देता है, तो मैं अपने जो इसमें नमक तेल लगा हुआ है उसको साफ़ भी कर लेता हूँ और फिर मैं उस पानी को पी लेता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ शुद्ध हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि नींबू पानी जो है वो आपको अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। वो आपके लिए, क्योंकि जो मूत्रल होने के कारण वो आपका ट्रैक जल्दी क्लियर करेगा। दूसरी बात, सिरका, और ख़ास तौर से सेब का सिरका। अगर सेब का सिरका नहीं है तो आप गन्ने का सिरका भी प्रयोग कर सकते हैं। उस सिरके का 1 चम्मच सिरका और उसमें उसका दुगना पानी मिला करके, तिगुना पानी मिला लीजिए, तो उसको 1 चम्मच के साथ में 3 चम्मच पानी मिला करके उसको आप दिन में 2 बार सेवन करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि सब्ज़ी हम खाते हैं, लेकिन कौन सी सब्ज़ी किस काम आती है, उसका क्या फ़ायदा है, ये प्राय हमको पता नहीं होता। और हर एक आदमी एक्सपर्ट होता भी नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है आप जानें, लेकिन सामान्यतः अगर हम बदल बदल करके सब्ज़ियाँ सेवन करते रहते हैं तो फिर हम समस्याओं से बचे रहते हैं। जब समस्या हो जाए तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी किस समस्या में काम आएगी। तो कद्दू का सेवन अक्सर हम लोग ब्याह शादी में करते हैं, और या फिर नवरात्र में जब अष्टमी पूजन के बाद कद्दू पूरी बनाते हैं तब खाते हैं। अब तो ब्याह शादी में भी कम हो गया उसका सेवन, लेकिन उसका सेवन ओकेजनल करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसको ये समस्या है, पथरी की समस्या, उसको कद्दू का सेवन, कद्दू भी कौन सा, जो अच्छी तरह से पका हुआ हो, यानी एकदम पीले रंग का जो कद्दू है, उस कद्दू का आपको घर में ले आइए। वो महीनों रखा रहे, ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा है। सब्ज़ी सब लोग खाएं, लेकिन आपको जिनको स्टोन है
वो उस कद्दू का ये सोचेंगे 25 ग्राम रस निकाल लें, एक पीस काटा, उसका ग्राइंडर में चला करके उसका 25 ग्राम रस निकाल लिया और उस 25 ग्राम रस को 150 ml पानी में मिला करके फिर उसका सेवन कर लें। दिन में 2 बार इसका सेवन हो जाना चाहिए। एक आयुर्वेदिक प्रयोग ही है जिसमें हम पपीता कुछ लोग खाते हैं, कुछ पसंद नहीं करते हैं। बहुत अच्छा फल होता है, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल होता है। ख़ास तौर से पपीते की जड़, क्योंकि पपीता की जड़ बड़ी सॉफ्ट होती है। आप पपीते की जड़ 20 ग्राम पर पपीते की जड़ को अच्छी तरह सिलबट्टे पर पीस लें और अच्छा सा जब उसका पेस्ट बन जाए तो उसको 100 ग्राम पानी में मिला करके आप उसका सेवन कर सकते हैं, पीने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हर तरफ से दुश्मन पर हमला करना पड़ेगा, तब हमें उसके ऊपर कंट्रोल करने का विश्वास बन जाएगा। एक और प्रयोग इसमें है, यानी इनमें से जो जो चीज़ें आपको प्रयोग हों। अब आप पूछेंगे कि कद्दू का ये जो सेवन है कितने दिन करना चाहिए, ये जो पपीते की जड़ का प्रयोग आपने बताया है ये कितने दिन करना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब ये है कि आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, तो उसमें आपको 2 से 3 हफ्ते इनका समय है। आप 2 हफ्ता, और अगर आपको लग रहा है कि अब आराम भी है और बेहतर स्थिति है तो 1 हफ्ता और ले लीजिए, यानी 3 हफ्ते तक इसका सेवन आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। यही स्थिति उसके सिरके के साथ में भी आपको करनी है। एक और बड़ी विशेष चीज़ है, जो दालों में कुलथ एक दाल होती है, कुल्थी भी बोल देते हैं उसको, तो आप 25 ग्राम कुल्थी की दाल लीजिएगा और 150 ml यानी 1 गिलास के लगभग पानी हो जाए तो इसको अच्छे से पकाएं और जब वो पानी 100 ग्राम रह जाए तब फिर उसको उतार लें, यानी दाल उसमें लगभग मिक्स हो जाएगी। तो उस पानी का आप सिप करके सेवन करें, पीने में इस्तेमाल करें। आप खाने में भी जैसे दालें और पसंद करते हैं, ऐसा ना कुछ लोग तो अरहर खानी है तो बस अरहर ही खानी है, उड़द खानी है तो उड़द ही खानी है, ऐसा नहीं। तो अब कुछ दिन कुलथ की दाल का टेस्ट डेवलप करिए, कुलथ की दाल आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर से जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसके लिए आपको एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है जिसको हम बोलते हैं गुड़हल का फूल। हम तो जब छोटे थे उद्यान में जाते थे खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, तो गुड़हल के फूल तोड़े और उसका जो पीछे से डंठल हटा करके उसको चूसते थे, बहुत मीठी लगती है। तो ऐसे जो गुड़हल का फूल है, क्योंकि हम स्वभाव में प्रकृति की चीज़ों को, सेवन करने लायक चीज़ों को बदल बदल करके गुरु जी के मार्गदर्शन में, पूज्य पिता हमारे साथ होते थे, वो हमें गाइड करते रहते थे तो हम करते थे। आजकल परिवार जो है वो कैप्सूल फैमिलीज़ बनती जा रही हैं, पिता का मार्गदर्शन नहीं मिलता, माँ का संरक्षण नहीं मिलता। हम लोग जल्दी से बड़े हो जाना चाहते हैं और आज़ाद, बस मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। तो ये जो परिवार का टूटना है ये भी हम लोगों को मार्गदर्शन से वंचित कर रहा है। तो उस समय मैंने कहा कि हम गुड़हल के फूल का सेवन करते रहे, उसकी वजह से ऐसी समस्याओं से बचे रहे। अगर आपको अब पथरी की समस्या हो गई है और डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर के पथरी की समस्या विशेष रूप से बताई है, तो आप गुड़हल के फूल इकट्ठे ले लीजिए और उनको सुखा लीजिएगा। नहीं आपके पास में आसपास कोई ऐसा साधन है कि आप यहाँ आपने कहीं पेड़ नहीं लगा रखा है, तो आप ये जो इंडियन हर्बल मेडिसिन्स होती हैं जिनको हम अख्तार बोल देते हैं, उनकी दुकान से भी मिल जाते हैं। तो आप सूखे हुए गुड़हल के फूल ले करके उसका और अच्छे से सुखा करके उनका पाउडर बना लीजिएगा और उसको खाना और पीना दोनों काम में इस्तेमाल करिएगा। यानी खाना कैसे कि उसका पाउडर बना लिया तो उसको हम पानी के साथ भोजन के 1 घंटे बाद उसका सेवन करें, और अगर हम पेय के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हम भोजन से पहले 1 घंटा पहले चाय के रूप में जैसे आप बना लेते हैं तो उसको पका करके उसके पानी का सेवन करें। तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो आपके लिए बहुत अचूक औषधीय हैं, औषधीय गुणों से युक्त हैं भोजन, लेकिन हमारी रसोई जीवन में रस घोलने वाली है। तो रसोई में इन चीज़ों को स्थान दे करके रखें और इसका फ़ायदा उठाएं। अब क्रियाएं कौन कौन सी इसमें हेल्पफुल हैं, आइए हम उन क्रियाओं को करते हैं।
इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है ख़ास तौर से कि ये ना सोचें कि हमने योगाभ्यास तो कभी किया ही नहीं है, अब इस तकलीफ़ की अवस्था में योगाभ्यास जो है नया हमें सीखना पड़ेगा। तकलीफ़ को धन्यवाद दीजिएगा कि उस तकलीफ़ की वजह से आपको योग के झरोखे में झांकने का मौका मिल रहा है। ये मत सोचिएगा कि आसन पूरा जो है मैं नहीं लगा पाता हूँ। आपकी स्थिति में जितना आप कर पाएंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि शरीर को क्रियाशील बनाना, और ये जो क्रियाएं मैं बता रहा हूँ इनमें क्योंकि किडनी और गॉल ब्लैडर दोनों ही टच होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये क्रियाएं मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इनका आप अभ्यास करेंगे तो जो वहाँ पर स्टोन का डिपॉजिट है वो नहीं हो पाएगा, और अगर है भी तो इन क्रियाओं को करने से प्लस जो मैंने आहार आपको बताया है उस आहार को लेने से वो जो स्टोन है वो कट करके निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है और स्टोन का साइज़ डॉक्टर ने बताया कि बड़ा हो गया है, यानी गॉल ब्लैडर छोटी सी एक थैली होती है, अब उसमें अगर 5 mm का भी स्टोन है तो कई बार तो गॉल ब्लैडर के साइज़ के हिसाब से वो इतना जैसे गुब्बारे की गिलोरी बन जाती है ना, वो इस तरह से ऊपर चिपक जाता है, फिर उसके अंदर उस स्टोन को हरकत करने की संभावना नहीं रहती। यानी कहने का भाव ये है कि अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है तो फिर सर्जरी ही सर्वोत्तम उपाय है। जैसे डॉक्टर साहब को बताते हैं कि आपको इस दवाई का फ़ायदा होगा लेकिन साथ में योगाभ्यास करिए, ऐसे ही हम उस स्थिति में कहते हैं कि आप जिस तरह की पीड़ा है और जितना साइज़ बड़ा स्टोन का हो गया है तो उसमें सर्जरी करा लेने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि अंग का जो काटना है वो पीड़ादायक है, लेकिन मरता क्या ना करता, तो उस स्थिति में ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं। लेकिन ये जानें कि योगाभ्यास करेंगे पथरी रोग नहीं होगा। पथरी रोग पता चलते के साथ में योगाभ्यास शुरू कर देंगे तो आपके जो मूवमेंट्स हैं वो उस पथरी को निकालने में सहयोगी होंगे, और जो आपके आहार हैं जो मैंने बताए हैं वो उस पथरी को डाइल्यूट करने में, उसको छोटा करके निकालने में सहयोगी होंगे। आइए अब हम करते हैं योगाभ्यास। इसमें हम लोगों को एक तो हस्तपाद आसन करना है, दूसरे हमको त्रिकोण आसन करना है, तीसरे फिर बैठ करके मत्स्येंद्र आसन करना है, चौथे हमको लेट करके उत्तानपाद और नौका आसन करना है। परिपूर्ण नौकासन भी कर सकेंगे तो वो भी करेंगे, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है जिसको हम कहते हैं जठर परिवर्तन आसन। जठर परिवर्तन आसन भी लेंगे। इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, वो आपको मुफ्त में मिलेंगे, और आपका जो पथरी रोग है इससे भी आपको नजात मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, अनुभव भी है। तो आप आइए फिर योगाभ्यास करते हैं। हस्तपाद आसन में क्या करते हैं, देखिए आसन कभी भी करें तो कोई भी फिजिकल मूवमेंट करें, आपको दौड़ लगानी है, आपको जिम्नेजियम में व्यायाम करना है, आपको आसन कर रहे हैं, तो शरीर को स्ट्रेचिंग जो है ज़रूर कर लेनी चाहिए। और या फिर अभ्यास का क्रम जो हम मोक्षायतन योग आश्रम में साधकों को देते हैं यहाँ पर संस्थान में, तो वो इस सीक्वेंस से बनाया जाता है ताकि उनका शरीर का वार्म अप भी होता रहे और उनको निरापद रूप से योग की क्रियाएं सीखने का मौका मिले। तो सबसे पहले हम करेंगे हस्तपाद आसन। मुझे आप देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मैंने पहले ही बता दिया कि आसनों में रुकना है, और रुक करके जितनी देर सुविधापूर्वक रुक सकें। योगाभ्यास मज़ा है, सज़ा नहीं है। और अगर आप हल्के पेट नहीं हैं तो फिर योगाभ्यास उस समय करें जब आप लाइट एट स्टमक हों। हस्तपाद आसन में क्या करना है, नाम ही है हस्तपाद, यानी हाथ और पैरों का मिलना इसमें होता है। ये सूर्य नमस्कार के अंतर्गत जो क्रियाएं हैं उनका एक हिस्सा है। आपको इसमें केवल हाथों को सामने जोड़ करके खड़े होना, दत्तचित्त होकर के होना, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना। इस प्रकार से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, खूब ऊंचा उठा लें, थोड़ा सा पीछे झुकें, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। पैर के अंगूठों को पकड़ लें। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो पैर की तरफ हाथों को रखेंगे,
ऐसे यहाँ रुके हुए सिर को भी ढीला छोड़ दें, कमर को पूरा झुकाएं और यहाँ रुक करके श्वास चलता रहे। जब लगे कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है तो फिर श्वास भरते हुए सीधे बदन को ऊंचा उठा लें और प्रार्थना की स्थिति में आकर के आराम कर लें। बहुत आसान सी क्रियाएं हैं। इसमें ये जो श्वास का चलते रहना है, सच्ची बात यह है कि यही असली व्यायाम है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्थिति में रुक करके संबंधित ऑर्गन की इंटरनल एक्टिविटी हम शुरू कर देते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं कोण आसन। कोण आसन में हम पैरों को, बल्कि त्रिकोण आसन हम लेंगे। इसमें पैरों को खोल लेते हैं इस प्रकार से, मतलब कंधों से दुगनी चौड़ाई कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, त्रिकोण आसन हम करेंगे। मैं एक एक बार आपको करके दिखाऊंगा। आसान सी क्रियाएं आप समझ लेंगे और आप अच्छे से करेंगे। जितना कर सकेंगे उतना करिएगा, बल्कि दिन में 2 बार करिएगा और जल्दी फ़ायदा होगा आपको। इसमें बिल्कुल इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई खड़े होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पैर खुले हुए हैं, उनके पैर खुले हुए नहीं होते हैं। सांस छोड़ते हुए जो साइड वाला बाजू है उसकी तरफ झुकना है और जो ऊपर वाला बाजू है कान के पास, वो इसी तरह कान के पास बना रहेगा। फिर वहाँ थोड़ी देर रुक करके 5 श्वास रुकना, चलते रहेंगे श्वास आराम से, और फिर हाथों की स्थिति बदल जाएगी। एक बार देखिए, उसी तरह से करेंगे। सांस छोड़ना, ऐसे यहाँ रुकिए, सांस चलता रहे। जो लंबी उंगली है उसको ही देखिए, हाथ ऊपर वाले हाथ की लंबी उंगली को। 5 सांस रुकने के बाद फिर इस हाथ को नीचे टखने के पास ले आएं और दूसरे हाथ को ऊपर ऊंचा उठा दें और कमर को घुमा करके इस ऊपर वाले हाथ को देखें। यहाँ भी उसी तरह 5 सांस रुकना, ऊपर वाले हाथ को देखते हुए। फिर इस हाथ को वापस ले आएं, दूसरे हाथ को घुमा करके फिर इधर ही ले जाएं, जैसे पहले वाली स्थिति थी। यहाँ 5 सांस रुके और फिर सीधे हो गए। इसके बाद इसी तरह से फिर हाथ की स्थिति बदल जाएगी और दूसरी तरफ इसी क्रिया को हम करेंगे। कौन सा आसन हुआ? त्रिकोण आसन, यानी कोण आसन और त्रिकोण आसन का एक कॉम्बिनेशन है। तो हमने कोण आसन से शुरू किया, कोण आसन में रुके और फिर त्रिकोण आसन में हम रुके। तो हमने पहले हस्तपादासन किया, उसके बाद हमने त्रिकोण आसन किया, कोण आसन किया। इस अवस्था में रुक करके ज़रा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम करेंगे बैठ करके करने वाला आसन। अब इसके बाद हम लेते हैं मत्स्येंद्र आसन, जो किडनी के और लिवर के रोगों में हेल्पफुल है, यानी उनको स्वस्थ रखता है और उनको निर्मल भी बनाए रखता है। इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको हम एक बार देख लेते हैं और सभी बेनिफिट्स लेंगे। जब अभ्यास होगा तो स्वाभाविक है कि बेनिफिट भी होंगे ही। दाहिने पैर को इस प्रकार से हम बाएं बटक के साथ टच कर लेते हैं, यानी मेरी एड़ी हिप्स को टच कर रही है। दूसरे पैर को इस प्रकार हम खड़ा रखते हैं, यानी पैर का तलवा ज़मीन पर है और जो घुटना है वो खड़ा हुआ है। अब इस घुटने को हम दाहिनी बगल के अंदर दबा लेंगे इस प्रकार से, और दाहिने हाथ से इसको पकड़ लेते हैं। दूसरे हाथ को पीछे घुमा करके उधर मूल में लगा देते हैं और पीछे ही गर्दन भी घुमा के देखना है। इस स्थिति में रुके रहना और अपनी हिम्मत के अनुसार पूरे सांस लेते रहना। इस प्रकार इसको हम करेंगे। जब लगे कि मैंने 10-15 सांस रुक गया हूँ तो फिर हाथ को छोड़ दें, इस हाथ को भी सामने ले आएं और इसी प्रक्रिया को इसी तरह से दूसरी ओर दोहराएंगे। यानी अब की बार बाएं घुटने को दाहिने घुटने को बाएं हिप के नीचे रख लेंगे और यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराई जाएगी। इसके बाद हम लेते हैं नौकासन और परिपूर्ण नौकासन, जितना हम कर सकें। इसके लिए लेट जाना है,
प्रकार से पैरों को आपस में मिला लेंगे, हथेली जंघाओं के साथ ले लेंगे, श्वास भर करके उठेंगे, लेकिन उठने के बाद जब आसन में रुकेंगे तो फिर श्वास चलता रहेगा। आंखों से पैर के पंजे को देखते रहेंगे, दोनों तरफ से बराबर बराबर ऊंचाई में उठ जाते हैं। यहाँ इस स्थिति में रुके रहते हैं और फिर नीचे लेट करके श्वास को रिलैक्स कर देते हैं, शरीर को भी रिलैक्स कर देते हैं। इसी स्थिति में जब हमारा थोड़ा अभ्यास अच्छा हो जाए तो और अधिक उठ जाए। और फिर वापस आ जाते हैं। ये परिपूर्ण नौकासन हो जाता है, जिसमें हम हाथ को पैरों से आगे क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं जठर परिवर्तन आसन। ये थोड़ा कष्ट साध्य है, थोड़ी जोर ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन बहुत उपयोगी आसन है। हाथों को हम कंधे के लेवल पर फैला देते हैं और शुरू में आप श्वास भर करके हथेलियों की तरफ जाएंगे पैरों को लेके, और उसके बाद वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे। अगर शुरू में लगता है कि ज़्यादा देर रुकना या जाना आना मुश्किल है तो एक एक बार भी करेंगे, यानी एक सांस में एक क्रिया है। सांस भरा, पैरों को ऐसे यहाँ लिया, यहाँ थोड़ी देर रुकिए, नया सांस ले लीजिए, 2-3 सांस भी ले सकते हैं, और फिर श्वास भरते हुए हाथों की तरफ गए, यहाँ रुक करके सांस लेते रहिए। चेहरे को अपोजिट साइड में मोड़ देते हैं और फिर श्वास भरते हुए वापस पूर्व स्थिति में। इस बार बाईं ओर करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, यहाँ सांस चलता रहेगा, फिर सांस भरते हैं वापस, यहाँ रुक करके सांस ले सकते हैं और फिर श्वास भरते हुए वापस। यानी जब आसन की स्थिति में रुकना है, चाहे वो पैर हाथों के पास आए हुए हैं, चाहे हम राइट एंगल पर पैरों को ऊंचा उठाए हुए हैं, या दूसरी ओर पैर को लेके गए हुए हैं और वहाँ रुके हुए हैं, तो श्वास जारी रखना है। क्रियाएं जटिल तो होती हैं, और ख़ास तौर से उनके लिए जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया हुआ होता, इसलिए इनका भी जो सरलीकृत रूप है, यानी इजी फॉर्म है, वो मैंने आपको बताई हैं। योग जीवन भर सीखने वाली क्रिया है और जन्म जन्मांतर तक हमको लाभ देती है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है कि हम सोचते हैं कि 5 मिनट में योग सिखा दिया जाए। हाँ, 5 मिनट में 5 मिनट जितना काम हो सकता है, लेकिन अगर किसी समस्या के बारे में ठीक से समझना, आहार को ठीक से समझना, अभ्यास को ठीक से समझना, श्वसन प्रक्रिया को ठीक से समझना, ये सब कुछ हम बहुत जल्दी बोल दें तो भी आप उतना ही प्राप्त कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। इसलिए ये जो भारत योग YouTube चैनल है, इसके माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की जाती है, ताकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ करके चीज़ों को देखें, बार बार देखें, समझें और अभ्यास ज़रूर करें। अभ्यास करेंगे तो 100% आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुभकामना।